हेलो गाइज, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना मैथ का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का मध्य मान ज्ञात कीजिए। आपकी कुछ संख्याएँ दी गई हैं और इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? इन संख्याओं का हमें मध्यमान ज्ञात करना है। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम आप लोग जानते ही होंगे। आरोही क्रम क्या होता है? संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी। तो इन सभी में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 29 है, 29 लिख लेंगे। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 32 है, 32 लिख लेंगे। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 34, 34 लिख लेंगे। 34 से अब बड़ी संख्या कौन सी मिल जाएगी? 37 होगी, तो 37 लिख लेंगे। 37 के बाद में आपका यहाँ पर क्या आएगा? 44 आएगा, तो 44 लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 41 भी है तो 41 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? 44 आएगा। 41 हो गया, 44 हो गया, अब आ जाएगा 47। क्या आ जाएगा? आपका 47 आ जाएगा, और इसके बाद में क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, और 50 के बाद में क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। तो आपने सभी संख्याओं को किस क्रम में लिख लिया है? आरोही क्रम में लिख लिया है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल संख्याएं यहाँ पर कितनी हैं? 9 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याएं हमें पता करने के लिए क्या करना है? यहाँ पर n बराबर दिया गया है 9। हमें मध्यमान निकालने के लिए क्या करना है? देखिए, n बराबर कितना दिया गया है? n बराबर 9 दिया गया है, और हमसे पूछा गया है मध्यमान। तो मध्यमान क्या होता है? n+1/2 हो जाएगा। n का मान है 9 + 1/2। 9 + 1 10, 10/2 यानी कि पाँचवा पद। कौन सा पद? पाँचवा पद हमें देखना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और ये आपका पाँचवा पद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, और फिर हमें क्या पता करना है कि हमारे पास कुल नंबर्स कितने दिए गए हैं। तो हमने पता किया कि कुल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 9 नंबर्स हैं, और ये जो 9 है एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो इसका मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? n+1/2 कर देते हैं, और वह जो पद निकलता है, जैसे कि यहाँ पर पाँचवा पद निकल कर आया है, इसमें हमें पाँचवा पद देखना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवा पद निकला। पाँचवा पद इसमें 41 है, तो 41 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि 7 वर्षों में एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में समान ब्याज दर से वही धनराशि अपनी के 4 गुना हो जाएगी? तो 7 वर्षों में एक निश्चित धनराशि कितना हो गई है? साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो गई है। 7 वर्षों में कितना गुना हो गई है? 2 गुना हो गई है। तो इसमें से हमें 1 घटा कर लिखना है। जब भी साधारण ब्याज वाला आता है और गुना पर आधारित प्रश्न हो, तो ऐसे ही हमें लिखना होता है। टाइम जितना दिया गया है उतना ही लिखना है, लेकिन हमें जितना गुना दिया गया है उसमें से 1 कम करके लिखना होता है। अब आगे पूछा गया है कि कितने वर्षों में, मतलब दूसरा जो टाइम है वह हमें नहीं पता है, और पूछा गया है कि 4 गुना हो जाएगा। तो 4 का मतलब यहाँ पर लिख लेंगे 3। अब 7 को t से भाग दे देंगे, 1 को 3 से भाग दे देंगे, और दोनों को बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ पर t का मान कितना आ जाएगा? t का मान आ जाएगा 21 वर्ष। t का मान कितना आ जाएगा? 21 वर्ष आ जाएगा। हल करने पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे इसी पर आधारित हम आपको दूसरा प्रश्न करवाते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई धन 10 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। 5 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब हम कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। फिर कहा गया है कि वही धन कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा? वही धन कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगा? तो 6 गुना का मतलब यहाँ हम लिखेंगे 5। अब इन दोनों को बटे में लिख लेना है, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 × t यानी कि 4t, 10 × 5 यानी कि 50। तो t बराबर कितना आ जाएगा? t बराबर आ जाएगा यहाँ पर 50/4, और 50/4 बराबर होता है 12.5। कितना होता है? 12.5, यानी कि 12.5 वर्ष में वह धन क्या होगा? 6 गुना हो जाएगा। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर है 21 ईयर्स। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 10 के 3% के 3% के 75% का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो का लिखा है या के लिखा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है यहाँ पर गुना। तो 10
गुना 3%, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, इसका गुना 3%, 3/100, फिर से के लगा है तो फिर से गुना, और 75%, 75% यानी कि बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, तो 0 से क्या कट जाएगा, 0 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें सॉल्व कर लेना है, 3 को 3 से गुणा कराएंगे 9 आएगा, और 9 को 75 से गुणा कराएंगे, और बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 100 × 100 × 10, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 और 4 और 1 5 0 हो जाएंगे। कुल जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल जीरो की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 5, 3 और 2 5 0। 9 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कैरी आएगा 4। 9 × 7 करेंगे हो जाएगा 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 67 बटे आपके ये कितने जीरो दिए गए हैं, 5 0। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 अंकों के बाद दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, तो 1 1 2 3 यानी कि 5 7 6, 1 2 3 अंक हो गए, ये चौथा अंक, ये पाँचवा अंक, और यहाँ पर आपका दशमलव का चिन्ह लग जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 0.00675। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन ये जो हैं, ये ऑप्शन आपके रॉन्ग दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, इस प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर होगा 0.00675। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि एक शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 424 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक शंकु के आधार का व्यास दिया गया है। शंकु का आकार कैसा होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का शंकु दिखता है। कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का शंकु दिखता है। तो ये हमारी क्या होती है, ऊंचाई, और ये होती है त्रिज्या, और ये होती है तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसको L से दिखाते हैं, और ये होती है हमारी ऊंचाई, इसको H से दिखाते हैं, और ये हो गई हमारी त्रिज्या, इसको R से दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको व्यास दिया गया है। व्यास कितना दिया गया है, व्यास आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर। जब आपको व्यास दिया गया है तो त्रिज्या पता करने के लिए क्या करना होता है, व्यास का आधा कर देना होता है। 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपको दिया गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 424 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है ये πr/l। क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यहाँ पर दिया गया है 424 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान हमें 22/7 लेना है, प्रश्न में बताया गया है, तो पाई का मान हम 22/7 लेंगे। आर का मान कितना है, आर का मान है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 9 ले लेंगे। अब उसके बाद ये दिया गया है एल, तो एल का मान हमें पता नहीं है, एल का मान हमको निकालना है। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16। 7 चौके 28 और कितना हो जाएगा, 29, यानी 2968 प्लस 2/7, और ये आपका 22/7 इंटू 9 इंटू एल। 7 से 7 कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, इसको इधर हल कर लेते हैं। 2968 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2970 हो जाएगा, और बराबर में दिया गया है 22 × 9 × एल। अब हम इसको हल कर लेंगे। 9 तियाँ 27 होता है, बचेगा 2, तो 9 तियाँ 27, फिर 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 15 बार। तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा 15। एल का मान कितना आएगा, एल का मान आपका आया है 15, यानी कि ये हमारा 15 है और ये हमारा 9 है। अब आपको अगर ट्रिपलेट याद है, जैसे कि 3 4 और 5, 3 और 4 और 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। अगर इसी संख्या में हम 3 से गुणा कर दें, इन सभी में क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 9 और 15 हमें दिख रहा है, 9 और 15 दिख रहा है, लेकिन 12 नहीं है। तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको ये ट्रिपलेट याद रखना है। 3 4 5, 3 4 5 में अगर किसी संख्या से हम गुणा करते हैं, जैसे 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, यानी कि आपका ट्रिपलेट एक ये भी होता है 12 16 और 20।
आपका ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। अगर 5 से गुणा कर दें तो 5 3 15, 5 चौके 20 और 5 बचे 25। तो ये आपके ट्रिपलेट रहते हैं, आपको ये ट्रिपलेट याद रखना है। यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट की मदद से क्या कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई आसानी से पता कर सकते हैं। हमें 9 और 15 पता है और ट्रिपलेट की मदद से हमने इसकी ऊंचाई भी पता कर ली, कितना आ गई 12 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नंबर 5 में दिया गया है कि एक नल 8 मिनट में एक टंकी भरता है और दूसरा नल 16 मिनट में इसे खाली करता है। यदि दोनों नल खुले हैं तो इसे भरने में लगने वाला समय कितना होगा। तो यहाँ पर एक नल ऐसा है जो कि 8 मिनट में पाइप को मतलब टंकी को भर देता है, तो इसको हम प्लस लेकर चलेंगे क्योंकि ये भरने वाला है। एक दूसरा पाइप है बी, वो खाली करने वाला पाइप है, तो इसको हम क्या लेकर चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे और ये 16 मिनट में खाली कर देता है। इन दोनों संख्याओं का हमें लासा लेना है, तो 8 और 16 का जब हम लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में 8 से भाग देंगे 2, 16 में 16 से भाग देंगे 1। ये माइनस वाला है तो इसके साथ माइनस, ये प्लस वाला है तो इसके साथ प्लस। अब कहा गया है कि यदि दोनों नल एक साथ खुले हों तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। जब दोनों नल एक साथ खुले हैं मतलब एक क्या कर रहा है, 2 यूनिट के हिसाब से भर रहा है और 1 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा है। तो जितनी देर में ये 2 भरता है उतनी ही देर में ये 1 खाली कर देता है। तो अगर ये साथ साथ काम करेंगे तो एक समय में सिर्फ कितना भर पाएगा, एक समय में सिर्फ 1 यूनिट ही भर पाएगा। अगर हमें 16 यूनिट भरना है 1 के हिसाब से, तो इसमें 1 के भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 16 मिनट। कितना आ जाएगा, 16 मिनट। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जैसे यहाँ पर आपको हम एक दूसरा प्रश्न देते हैं ए, बी और सी लेकर। हमने आपसे कहा कि जो पाइप ए है वह टंकी को 5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी क्या करता है, पाइप बी उसी को 20 मिनट में खाली कर सकता है और पाइप सी अगर वही टंकी को खाली करता है तो उसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। देखो, अगर पाइप ए काम करता है तो टंकी को 5 मिनट में भर सकता है, अगर पाइप बी काम करता है तो वह उसे 20 मिनट में खाली कर सकता है, अगर पाइप सी काम करता है तो वह उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर ये तीनों पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो टंकी भरेगी या खाली होगी। अगर भरेगी तो कितने समय में भरेगी, या फिर अगर खाली होगी तो कितने समय में खाली होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना है, इन तीनों संख्याओं का हमें लासा ले लेना है। जब इनका हम लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा इनका 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 12। 60 में 20 से भाग देंगे कितना आएगा, 3। 60 में 30 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। ये भरने वाला है तो ये प्लस रहेगा, ये खाली करने वाला है तो ये माइनस रहेगा, ये खाली करने वाला है तो ये भी माइनस रहेगा। तो यहाँ पर ये 12 के हिसाब से भरता है, ये 3 के हिसाब से खाली करता है और ये 2 के हिसाब से खाली करता है। अगर ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो 12 में से 3 घटा देंगे 9 बचेगा, 9 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी एक समय में सिर्फ 7 भर सकता है। अब यहाँ प्लस वाला आया है तो हमें ये पता चल जाता है कि टंकी भरेगी, लेकिन कितने समय में भरेगी अगर ये पूछा जाए तो यूनिट यहाँ पर कितनी है, 60, और किस हिसाब से भरा जा रहा है, 7 के हिसाब से। तो 7 8 56 हो जाएगा, शेषफल बचेगा आपका 4 और बटे में 7। तो 8 सही 4/7 मिनट में आपकी टंकी क्या होगी, फुल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इसकी आधी दूरी 3 गुना समय में तय की जाती है तो चालों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर चालों का अनुपात पूछा गया है, यानी यहाँ पर 2 स्पीड होंगी। एक होगी स्पीड S1, एक होगी स्पीड S2, और हमें इनका ही अनुपात बताना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी दूरी बटे समय। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय बराबर होता है चाल। अगर इसके लिए देखा जाता है तो इसमें क्या बताया गया है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। तो दूरी को हमने मान लिया d और समय को हमने चाल से तय की जाती है यदि इसकी आधी दूरी 3 गुना समय में तय की जाती है। तो हमने यहाँ क्या माना, डिस्टेंस d को इसने t समय में तय किया है स्पीड 1 से। उसके बाद स्पीड 2 जो है इसमें क्या बताया गया है, इसकी आधी दूरी, यानी हमने कुल दूरी कितना मानी है d, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। दूरी 3 गुना समय में तय की जाती है। पहले समय लग रहा था t, अब समय कितना लग रहा है, 3t। तो बताइए कि इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अब इसको हल कर लेंगे। d से यहाँ पर d कट जाएगा और t से यहाँ पर t कट जाएगा।
इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा 1/6। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और अनुपात 1। अनुपात आ जाएगा आपका 6:1। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है कि ए, बी और सी ने एक वर्ष के लिए क्रमशः 9,000 रुपये, 7,000 रुपये और 11,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के बाद अर्जित लाभ 462 रुपये है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा लाभ होता है वह किस हिसाब से बढ़ता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये जो लाभ होता है पूंजी इंटू समय के अनुपात में बढ़ता है। आपने कितनी पूंजी लगाई और कितने समय के लिए लगाई, इनका जो अनुपात होता है इसी के हिसाब से आपको उनका लाभ भी दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन से, ए, बी और सी। ए ने कितना धन लगाया है, 9,000 रुपये, तो 9,000 रुपये लिख लेंगे। बी ने 7,000 लगाया तो 7,000 लिख लेंगे। और सी ने कितना लगाया है, 11,000, तो यहाँ पर 11,000 लिख लेंगे। निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया एक वर्ष बाद, यानी टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 1 वर्ष का। टाइम सभी ने कितना लगाया, 1 वर्ष के लिए। पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय बराबर क्या होता है, लाभ। मतलब ये जो निकलेगा इनका रेशियो, ये लाभ का रेशियो निकलेगा। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पर अनुपात कितना आ जाएगा, 9, 7 और 11। 9, 7 और 11, ये किसका अनुपात निकला है, ये निकला है लाभ का अनुपात। मतलब इन सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो 9 और 7 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा, 27। 16 1 17 10 27। तो 27 अनुपात बराबर आपको दिया गया है 459। कितना दिया गया है, 459। तो 1 अनुपात बराबर यहाँ से निकाल लेंगे। 9 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, 9 × 5 = 45, 9 × 1 = 9। 3 से काटेंगे ये 17 बार, यानी कि 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 1 अनुपात बराबर आ गया 17। पूछा गया है सी का हिस्सा क्या होगा। सी कितना अनुपात है, सी 11 अनुपात में है, तो 11 से इसमें हम गुणा करा देंगे। 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18। तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा, सी को 187 रुपये मिलेंगे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इसका मान हमें बताना है। ये आपका क्वेश्चन है सरलीकरण का। तो इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए। वी बॉड मास, क्या होता है, वी बॉड मास। तो सबसे पहले अगर कोई किसी संख्या के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ होता है या ऐसी रेखा खींची हुई होती है, सबसे पहले उसको हल करते हैं। फिर हम ब्रैकेट्स को हल करते हैं। ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद मंझले वाले ब्रैकेट को, और फिर उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं। ओ से मतलब ऑफ, जहाँ पर का दिख जाए फिर उसको हल करते हैं। डी मतलब डिवाइड यानी कि भाग को हल करते हैं। एम मतलब मल्टीप्लाई, फिर गुणा को हल करते हैं। ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़ते हैं ब्रैकेट वाली। तो ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 2 हो जाएगा 12। अब बची हुई संख्या 3 - 96 डिवाइड बाई 3। इधर क्या बचा है, इधर आपका बचा है 6, 3 और ये आपका इतना सब कुछ बच गया है। उसके बाद हमें का हल करना है। तो का मतलब होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, का मतलब होता है गुणा। 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। 24 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 × 3 कितना होगा, 36। और 96 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 32। 24 में 6 से भाग देंगे कितना होगा, 4। और 36 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 8। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 82 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 5 क्रमागत सम संख्याओं को मान लेना है। जैसे हमने माना 2, 4, 6, 8, 10। अब इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, संख्याएं कितनी हैं, 5। कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं। जब क्रमागत सम संख्याएं दी जाएं तो उनका औसत क्या होता है, n+1 होता है। अगर 5 संख्याएं हैं तो औसत होगा 6, अगर 10 संख्याएं हैं तो औसत होगा 11। मतलब जितनी संख्याएं होती हैं उनका औसत उससे 1 बढ़ा कर लिया जाता है। कब, जब क्रमागत सम संख्याएं दी जाएं। तो यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं, तो इनका औसत कितना होगा, इनका औसत होगा 6। इनका औसत होगा 6, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सबसे बीच वाली जो संख्या होती है वह क्या होती है, औसत। तो सबसे बीच में संख्या कौन सी है, 6। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 6। हमारे हिसाब से जो औसत है कितना है, 6 है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से औसत कितना है, 82 है। यानी 6 को हम 82 के बराबर रख सकते हैं।
तो पूछा गया है कि सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, 10 है। तो 6 में हम कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 6 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो हमें क्या करना है, हमें जोड़ देना है 82 में 4, क्योंकि हमारी जो वास्तविक संख्या है यही है, वो तो हमने मानी है अपने मन से। तो 82 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस एक दूरी 6 मिनट में तय करती है। यदि यह औसतन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो यात्रा का समय 30 मिनट करने के लिए बस को किस रफ्तार से चलना होगा। तो यहाँ पर एक बस है, वह एक दूरी को 6 मिनट में तय करती है। यदि यह औसतन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो यात्रा का समय 30 मिनट करने के लिए बस को किस रफ्तार से चलना होगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह उस दूरी को कितने मिनट में तय कर लेती है, 6 मिनट में तय कर लेती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम मिनट में है, तो मिनट में है तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे। घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है दूरी, तो हमें पता होगी दूरी कितना आ गई है, दूरी आ गई है आपका 3 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, इस दूरी को हमें 30 मिनट में तय करना है। तो अब स्पीड इसकी क्या होनी चाहिए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, टाइम कितना है, 30 मिनट। ये 30 मिनट है और मिनट को हमें घंटे में चेंज करना। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं। 60 से भाग करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, 60 चला जाएगा ऊपर। 30 से कम 30, 30 दूना 60 और 3 गुणे 2 कितना होता है, 6। यानी अब स्पीड क्या होनी चाहिए, अब इसकी जो है स्पीड होनी चाहिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।